सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं के स्टडी परिवार पर। साथियों, आज हम नेट के सिलसिले में जो हिंदी कहानियां जो चल रही थी उसमें आज लेकर आए हैं राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर कृत राजा निर्बंसिया कहानी का विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे एवं लेखक की जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। ये कमलेश्वर जी का छवि चित्र है। साथियों, दोस्तों, आप एक महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षाओं के लिए और वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, इस कहानी को अपन दो भागों में पढ़ने वाले हैं क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए अपन इसको दो भागों में पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा भाग जो होगा वह तुरंत ही इसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। चलते हैं। कमलेश्वर 1932 में इनका जन्म हुआ और 27 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हुई। रचनाएं, उपन्यासों की चर्चा करें तो एक सड़क 57 गलियां 1956 में लिखा गया, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988 और पाकिस्तान 2000। कितने पाकिस्तान, ये कितने पाकिस्तान है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आगे देखते हैं। एक सड़क 57 गलियां पर बदनाम बस्ती मूवी 1968 में बनी, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। कितने पाकिस्तान रचना के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957 में, राजा निर्बंसिया कहानी भी है और कहानी संग्रह भी। कस्बे का आदमी 1957, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा मुर्दे, इतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान और अंतिम है कोहरा। पहली कहानी इनकी मानी जाती है कामरेड, जो 1948 में लिखी गई। साथियों, एक कहानी ऐसी ही कहानी है कामरेड का कोट, जो लिखी हुई है संजय की। ये कहानी है कामरेड, और कामरेड का कोट अलग है जो है संजय की। नई कहानी की वृहत त्रयी में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश को शामिल किया गया है। ये तीनों नई कहानी के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया दोहरे कथानक वाली पहली कहानी मानी जाती है। दोहरे कथानक मतलब दो कथानक एक साथ चलते हैं, दो पात्र, यह कह सकते हैं दो कथानक, दो घटनाएं एक साथ दो आपस में गुथी हुई है और दो कथाएं एक साथ आगे बढ़ती हैं। आलोचना की बात करें तो आलोचना है इनकी नई कहानी की भूमिका, नई कहानी के बाद, मेरा पन्ना है, समांतर सोच। आगे यात्रा साहित्य, खंडित यात्राएं और कश्मीर रात के बाद। राजा निर्बंसिया की बात करें तो लोक कथात्मक शैली पर आधारित कहानी है और कहानी लोक कथा के नायक राजा व रानी। देखो, दोहरा कथानक क्या है, एक तो इसमें नायक है राजा और रानी और दूसरा है जगपति और चंदा। तो ये दोहरे कथानक को लेकर लिखी गई है। दोनों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। एक तरफ जगपति व चंदा के माध्यम से बढ़ती है, एक तरफ राजा व रानी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। राजा निर्बंसिया कहानी 1957 में प्रकाशित हुई। पात्र है इसका चंदा। चंदा जो कि कौन है, जगपति की पत्नी। जगपति कौन है, चंदा का पति। दयाराम, जगपति का दूर का रिश्तेदार, जो क्या लगता है इसका भाई लगता है दूर के रिश्तेदार में, किसका, जगपति का। इसके अलावा बच्चन सिंह, कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर। राजा निर्बंसिया राजा निर्बंसिया की रानी, राजा निर्बंसिया है और राजा निर्बंसिया की रानी। इस तरह से दोहरे कथानक में गुथी हुई यह कहानी। बटियारिन, राजा निर्बंसिया की पत्नी ही बटियारिन बनकर निर्बंसिया से मिलती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों एवं अव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। मतलब एक समाज में जो व्याप्त जो समस्या होती है, उस समस्या को आधार बनाकर, अव्यवस्था को आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण जो समस्या है वह आर्थिक विषमता की समस्या है।
अर्थ की समस्या है। इस कारण अंत में जगपति को आत्महत्या भी करनी पड़ती है और जगपति की जो पत्नी है वह शोषण का शिकार भी होती है। तो आधुनिक समाज के बदलते मूल्यों से समाज का परिचय करवाना ही कहानी का उद्देश्य रहा है। कहानी पाठक के मन में निश्चित रूप से एक अमिट छाप छोड़ती है। कमलेश्वर की यह कहानी एक श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। साथियों, आगे कहानी पढ़ते हैं। साथियों, गौर से कहानी पढ़ना, बहुत शानदार कहानी है। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। गोरो मतलब गोरा कह सकते हैं, जैसे एक मिट्टी का कोई बना हुआ एक मिट्टी की कोई प्रतिमा कह सकते हैं जिस पर फूल चढ़ाए जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता होता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। जैसे गणगौर के अवसर पर होता है ना साथियों, कि मिट्टी की गौर बना ली जाती है, उसी तरह से एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सथिया साथिया जिसे कहा जाता है। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर जाती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। यह कहानी मतलब कही जा रही है। उनके राज्य में बहुत बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। एक मिनट। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबर की निभती थी। मतलब 2 साथी थे ना, तो दोनों में कोई कमजोर नहीं था, तो दोनों में अच्छी मित्रता थी। मैं मतलब कथानायक मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। जगपति की शादी पास ही के गांव में होती है। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से ही। पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांगी और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां ने जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहर या दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। वह उसकी पत्नी का क्या नाम है? चंदा। बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तू मार खड़ा कर दिया। अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ? उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। चंदा को कहा जा रहा है उसके सास के द्वारा।
आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों से आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाए। 4 वर्ष के होने के पश्चात भी जगपति के कोई पुत्र नहीं होता है और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसी उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे। अब ये दोहरा कथानक है, अब इधर राजा की कहानी चल रही है। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, 7वें रोज। पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। दूर रिश्ते के भाई है कौन? दयाराम। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली। बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चाटे से पाट दिया है। आखिरी पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाका पड़ गया क्योंकि खूब धन आया था शादी में। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल फिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कुल्ले में समाकर रह गई। चंदा रोती, कल्पती और मनोतिया मानती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था, मतलब चंदा वहां ही चली जाती है। दयाराम को थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी हुई थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों को देखभाल करते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले, रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर में जबे रहते। बच्चन सिंह ये महत्वपूर्ण पात्र है इस कहानी का। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमास से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांसें रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना
काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाहें पर टप से चंदा का आंसू चूप पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो, कराओ, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था, फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था, उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी का नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चच, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराओ की एक रास्ता से उसे मिली और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़े से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयाँ, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने में की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है इन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उठते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति की ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाई तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जाते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे एक के 4 दिन लग जाएंगे। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, लेकिन कहते कहते वह रुक गई। आगे देखते हैं। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति के सिराने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे ही वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा से जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा,
ये दवाइयाँ किसकी मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ को कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। मतलब कड़ा बेचने को लिए देते हैं, लेकिन उसी में आई है, लेकिन वास्तव में वह कड़ा बेचती नहीं है। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि वह नाहक वह रोम में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधी दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था। वह और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क से दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर वह सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक करा की आवाज़ दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसके अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी और उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती, सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजसता, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चूकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक, इस तरह उसका उस दृश्य था। रानी, अब इधर दूसरा कथानक चल रहा है। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा।
जो मंत्री के साथ जाती है रानी राजा को ढूंढने के लिए, राजा 7 दिन तक नहीं आता है, तब रानी ने राजा को समझाया कि वह केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रही कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करके वक्त बिताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया और वह परसों यहां से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा था तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कौन जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल एकत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार के लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता है, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरई फिंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहान पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा कथोनी बिछाए मिजान लगान में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले में से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये सब सुनकर घर के अंधेरे बरोटे में घुसते ही जगपति हाफ कर बैठ गया। कुलमा एक गाली सूचक शब्द है। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पे तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाऊं ने। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। ठीक है साथियों, अगली जो कहानी है वह अपन अगले भाग में पढ़ेंगे क्योंकि कहानी बड़ी है। तो इस पहले भाग में इतनी ही। दूसरी कहानी का जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन में होगा। धन्यवाद।